हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी सीरीज को लॉन्च किया, चाहे वो बुक सीरीज हो या आंसर राइटिंग की सीरीज हो या फिर टेस्ट सीरीज हो। कई बार हमने कई सारे ऐसे प्रश्नों को भी अध्ययन किया जिसके माध्यम से आप अच्छा से अच्छा उत्तर लेखन कर सकते हैं। लेकिन कई एस्पायरेंट्स की ये डिमांड थी कि सर, जो प्रश्न आप देते हो या जो प्रश्न हम करते हैं उनमें जो डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं उनको हम कैसे टैकल करें, साथ ही जो प्रश्न होते हैं उनकी समझ कैसे विकसित करें। क्या उसमें हम भूमिका लिखें या ना लिखें, क्या हम उसमें भाषा शैली का कैसा उपयोग करें, हम उसमें अपनी लेखनी को पॉइंट फॉर्म में लिखें या फिर पैराग्राफ में लिखें, आदि कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। कई सारे लोग यहाँ तक ये भी कहते हैं कि सर, हमें तो उत्तर लिखना आता ही नहीं है, हमें डर लगता है, जब हम प्रश्न को देखते हैं तो समझ में ही नहीं आता कि इसका हम फ्रेम कैसे बनाएं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद जब आप हमें मेल, कमेंट आदि के माध्यम से मैसेज किया तो हमने ये सोचा, हमारी टीम ने, कि क्यों ना हम आपके लिए एक ऐसी सीरीज ऑन करें जिसके माध्यम से आपको पता चल सके कि एक अच्छा उत्तर लेखन कैसे करना चाहिए, साथ ही उन उत्तर लेखन में छिपे हुए वो जो डायरेक्टिव वर्ड्स हैं उनको कैसे टैकल करना चाहिए और किस तरीके से अपने एक एक प्रश्न में रोज परिपक्वता लाने का प्रयास करना चाहिए। तो उसी सीरीज में हमारी एक सीरीज है, तो हम इसमें कई सारे पार्ट, लगभग 4 से 5 पार्ट के अंतर्गत एक बेहतर आंसर राइटिंग लिखने का प्रयास करेंगे। और एक मज़े की बात यह है कि ये जो आंसर राइटिंग का जो प्रैक्टिकल हम करेंगे वो 2021 में आए हुए GS1, GS2, GS3 और GS4 के प्रश्न के माध्यम से ही करेंगे। इससे आपको ये एहसास होगा कि अभी तक जिन प्रश्नों का मॉडल आंसर नहीं आया, हम उनका भी उत्तर लिख सकते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में सिर्फ हम ये देखेंगे कि एक अच्छा उत्तर लेखन कैसे करना चाहिए या उस उत्तर लेखन को करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम इस बात का अध्ययन इस पार्ट 1 में कर लेंगे तो हम अपने अगले पार्ट में देखेंगे कि वो डायरेक्टिव वर्ड्स कौन कौन से हैं जिनके बारे में हमें अपनी एक समझ विकसित करनी है। और इसके बाद हमारा पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 जो आएगा उसमें हम उन्हीं डायरेक्टिव वर्ड से संबंधित उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो इस वर्ष 2021 के मेंस में पूछे गए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हेडिंग है उत्तर लेखन कैसे करें। आपके मन में भी एक प्रश्न आता होगा कि वास्तव में उत्तर लेखन करना बहुत कठिन काम है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। आप बचपन से लेके आज तक हमेशा उत्तर या तो करते आए हैं या फिर आप किसी न किसी को उत्तर देते आए हैं। ये बात अलग है कि आपका जो संप्रेषण है, आपकी जो बोलने की शैली है, आपका जो प्रस्तुतिकरण है, वो कभी इनडायरेक्ट हो जाता है तो कभी डायरेक्ट हो जाता है। कभी आप अपनी बातों में तथ्यों व तर्कों का समावेश कम कर पाते हैं तो कभी आप तथ्यों व तर्कों की प्रामाणिकता से उस बात को भर देते हैं। लेकिन आपको ये पता हो कि इन तथ्यों और तर्कों का समायोजन कहाँ करना है और इन तथ्यों और तर्कों का समायोजन कहाँ नहीं करना है। कहने का मतलब, उत्तर लेखन केवल आपकी प्रश्न के प्रति समझ के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि आपके व्यक्तित्व के लिए भी एक आवश्यक शर्त है। आप कम से कम बातों में कितनी अच्छी बात कह सकते हैं या आप कम से कम बातों में सामने वाले को कैसे समझा सकते हैं, इस बात की जांच भी आपके उत्तर लेखन के माध्यम से यूपीएससी करती है। तो ये एक काफ़ी टफ प्रोसेस होता है, लेकिन ये उतना ही सरल प्रोसेस है। अगर आप नित्य एक प्रश्न लिखेंगे, उसका नित्य एक उत्तर लिखेंगे और उस उत्तर को रोज चेक होने के बाद उन गलतियों को दोहराने से अगले प्रश्न में बचेंगे, तो आप निश्चित मानिए कि एक दिन आपका उत्तर ऐसा होगा कि काटने वाले को भी 100 बार सोचना पड़ेगा। समझ गए? यानी कि आपके अंदर वो सारी कैपेबिलिटी है जो आपको एक बेस्ट आंसर राइटिंग लिखने के लिए प्रेरित करती है। बस आपको उन चीज़ों को ढूंढना है। तो उन्हीं चीज़ों को ढूंढने की दिशा में हमने कई पॉइंट बनाए हैं, जिन पॉइंट के माध्यम से आप ये देखेंगे कि एक अच्छा आंसर राइटिंग कैसे हम कर सकते हैं। क्लियर?
तो हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, उनके मर्म को समझेंगे और ये देखेंगे कि क्या वास्तव में हम बेस्ट आंसर लिख सकते हैं या सिर्फ एक के अच्छा उत्तर लिखना सिर्फ मजाक है। तो बिल्कुल भी नहीं, आप एक बेस्ट आंसर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप बेस्ट आंसर लिखना नहीं जानते होते तो आप यूपीएससी जैसे टफ चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। क्लियर? तो हम ये देखते हैं कि आप आंसर कैसे लिखें और आंसर को लिखते वक्त हम किन किन बातों को ध्यान में रखें। सबसे पहली बात, आप पहला आंसर जिस दिन भी लिखें या आप आखिरी आंसर जिस दिन भी लिखना शुरू करें तो आप हमेशा उस प्रश्न का उत्तर देख कर लिखें। अब आपके मन में आया होगा, सर कई सारे लोग तो कहते हैं कि उन्होंने तो पहले दिन से ही उत्तर को बिना देखे लिखना शुरू किया। तो देखिए, कुछ लोग होते हैं जो अपनी प्रासंगिकता को यथावत बनाए रखना चाहते हैं, जबकि वास्तविकताएं कुछ और होती हैं। हर एक बच्चा जब छोटा होता है या आप भी जब छोटे थे तो आपने एक दिन में ही साइकिल चलाना नहीं सीखा था या आपने एक दिन में ही बाइक चलाना नहीं सीखा था। आपके माता पिता जब आपके लिए बाइसिकल लेकर आए थे तो वो या तो पीछे पकड़ते थे या फिर उसमें सहारे के लिए 2 पहिए और ऐड कर देते थे। क्यों? ताकि आप गिरो ना। लेकिन आप 15 दिन 20 दिन बाद आपकी ऐसी उसमें हैबिट बन गई कि आप हाथ छोड़कर साइकिल चलाने लगे, आप बिना देखे साइकिल चलाने लगे, आँख मच कर साइकिल चलाने लगे। कहने का मतलब आप उसमें एक्सपर्ट हो गए। तो वही चीज़ आपको करनी है उत्तर लेखन में। मेरा ये मानना है कि आप उत्तर हमेशा देखकर ही लिखें। अब आपके मन में आएगा कि सर जब हम उत्तर देखकर लिखेंगे तो हमें कैसे याद होगा कि उस प्रश्न का उत्तर ऐसे ही लिखना है। तो आप यकीन मानिए, आप एक बार उत्तर को देखकर लिखिए, 2 बार उत्तर को देखकर लिखिए, 3 बार उत्तर को देखकर लिखिए और फिर आप 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि इस 150 वर्ड में हमें कितने पॉइंट याद हैं। तो आप देखोगे कि आपको एक क्रक्स पूरा याद हो जाएगा। क्लियर? तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल नहीं डरना है कि आपने उत्तर किसी का कॉपी किया है नहीं किया। आप किसी भी वेबसाइट पे जाइए, किसी भी बैक ईयर के पेपर पे जाइए, उनका जो मॉडल आंसर है उसको देखिए और उस मॉडल आंसर में अपनी थिंकिंग डेवलप करिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या ऐसे लिखा जा सकता है। और जब आप वैसा उत्तर लिख लें फिर आप उसे चेक कराएं और जब चेक कराएंगे तो आपको अपनी गलतियां पता चल जाएंगी। यानी कि आप पहले दिन ही 0 पे आउट नहीं होंगे। आप या तो 2 रन बनाएंगे या तो 10 रन बनाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट डे ही 100 की सेंचुरी बनाएं। मैं जब आंसर राइटिंग करता था तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि कई सारे इंस्टीट्यूट के संस्थापक मेरे आंसर को फाड़कर फेंक देते थे। और आज आप देख रहे हैं कि जब मैं आपका आंसर चेक करता हूं तो उसके बाद किसी भी सजेशन की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ती। मैं लगभग हर एक डायमेंशन कवर कर लेता हूं। लेकिन इन सब के पीछे जो एक कारण था वो ये कि मैंने नित्य 10 से 12 डेली आंसर राइटिंग करना शुरू किया। और आज भी जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं 10 से 12 आंसर राइटिंग करता हूँ। यहाँ तक कि जब मैं आपके आंसर राइटिंग चेक भी करता हूँ तो एक प्रश्न को चेक करने के लिए मुझे उस पूरे टॉपिक की एक गहरी समझ बनानी पड़ती है, उन सारे डायमेंशन को कवर करना पड़ता है ताकि इसके बाद कोई आपको कुछ समझा ना सके। क्लियर? तो ये आपको करना है कि सबसे पहले आप आंसर राइटिंग देख कर करिए, किसी से फ्रेम मांग लीजिए और उस पर अपनी एक समझ बनाइए। क्लियर? दूसरा है प्रश्न को इनकोड करें। जैसे कि आपके सामने कई बार प्रश्न आते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने आधुनिक भारत की नींव रखी। तो आपने इस प्रश्न को जब देखा तो आप इसको इनकोड करें। कहने का मतलब इसके एक एक वर्ड को, कि लॉर्ड डलहौजी एक वर्ड है, आधुनिक भारत एक वर्ड है, नींव रखी एक वर्ड है। अब आपको पता हो कि आधुनिक भारत का क्या मतलब है, लॉर्ड डलहौजी कौन था और नींव का क्या मतलब है। क्या आधुनिक भारत का निर्माण की जो शुरुआत है वो इसी ने की। इन वर्डों को आप इनकोड करें। क्लियर? फिर आप देखोगे कि उसमें छिपे एक एक शब्द का अर्थ निकालें कि लॉर्ड डलहौजी कौन था और आधुनिक भारत का क्या मतलब और नींव का क्या मतलब। क्लियर? फिर आप देखोगे उसमें छिपी हुई विचारधारा का अध्ययन करें और उसका मर्म समझें। अब आप देखिए, आपके मन में ये वैसे एक टफ प्रोसेस है कि आप क्या ऐसे समझ सकते हो कि विचारधारा ये किस चीज़ की बात कर रहा है। तो आप इसी प्रश्न को देखो कि लॉर्ड डलहौजी ने आधुनिक भारत की नींव रखी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो
कि लॉर्ड डलहौजी को गौरवान्वित किया जा रहा। अब आप बताइए, क्या इंडियंस लॉर्ड डलहौजी की तारीफ करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो औपनिवेशिक शोषण करता था। तो कौन उनकी तारीफ करेगा? उन्हीं के देश वाले, और उन्हीं के देश वालों को हम क्या कहते हैं? साम्राज्यवादी। यानी कि इस प्रश्न में एक आइडियोलॉजी छिपी है जिसको हम कहते हैं साम्राज्यवादी। और साम्राज्यवादी आइडियोलॉजी के क्या फीचर होते हैं, वो जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज करेंगे तो ऑलरेडी हम वहाँ पे इन सारी आइडियोलॉजी को पढ़ते हैं, ताकि हम ये देख लें कि अच्छा वास्तव में प्रश्न की डिमांड क्या है। जैसे आप एक लाइन हमेशा देखते होंगे कि स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। जब आप इस स्टेटमेंट को देखते हो तो आप अगर ये सोच लो कि अच्छा इसमें स्त्रियों के बारे में बात की जा रही है, या कह सकते हो कि स्त्रियों के प्रति जो लोगों की धारणाएं हैं उसको बताया जा रहा, तो कौन बताएगा? क्या पुरुष बताएंगे? तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, कोई स्त्री ही बताएगी। यानी कि इस प्रश्न के अंदर जो भावना छिपी है, जो विचार छिपा है, वो किसका है? वो है किसी फेमिनिस्ट का, या कह सकते हो नारीवादी लेखिका का। और आपको पता है ये विचार सिमोन डी बुआ का है। समझ गए? ऐसे हमें समझ बनानी पड़ती है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर आप देखिए, निर्देशित शब्दों का भावार्थ निकाले। आप देखेंगे कि कई बार बेसिकली अगला पार्ट हमारा इसी से रिलेटेड है, तो वहाँ पे हम काफ़ी डेप्थ में देखेंगे। अभी बस यहाँ सामान्य अर्थ समझते हैं। निर्देशित शब्दों का भावार्थ निकालें। निर्देशित शब्दों के भावार्थ से क्या मतलब? जैसे आप देखोगे कहीं पे आपको व्याख्या मिलेगी, कहीं पे आपको विवेचना मिलेगी, कहीं पे आपको आलोचना मिलेगी, कहीं पे आपको मूल्यांकन मिलेगा, कहीं पे आपको तार्किक परीक्षण मिलेगा, तो कहीं पे आपको टिप्पणी करने को मिलेगा, कहीं पे आपसे कहा जाएगा चर्चा कीजिए, कहीं पे आपसे कहा जाएगा कि गुण और दोष के बारे में बताइए। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इतनी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच पे अलग अलग क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करें। तो बेसिकली प्रश्न की डिमांड ही यही होती है कि वो आपसे चाहते हैं कि आपके अंदर ऐसी एबिलिटी डेवलप हो कि आप हर तरह के वार फ्रंट में अपने आप को कैपेबल फील करा सको। क्लियर? इसीलिए वो आपको एक प्रश्न अगर देंगे कि विवेचना से रिलेटेड है, तो दूसरा प्रश्न आपको दे देंगे कि ये आप बताइए भावार्थ से रिलेटेड है। समझ गए? तो आपको वो क्या है निर्देशित वर्ड, हम उनका अध्ययन करेंगे। फिर आप देखिए है उसकी एक रूपरेखा तय करें। रूपरेखा का क्या मतलब? जैसे कि मैंने अभी आपको एक प्रश्न बताया ना कि लॉर्ड डलहौजी ने आधुनिक भारत की नींव रखी, तो आपने देख लिया लॉर्ड डलहौजी एक है, आधुनिक भारत दो है, नींव तीसरा वर्ड है, ठीक। और चौथे में हमारा निष्कर्ष। हम क्या करेंगे, W5H1 थ्योरी के उपयोग करते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में एक सामान्य जानकारी दे देंगे। फिर हम आधुनिक भारत का मर्म बता देंगे, और फिर हम बता देंगे कैसे आधुनिक भारत की नींव रखी गई, और फिर हम एक निष्कर्ष देंगे, और निष्कर्ष में बता देंगे कि भाई क्या क्या बातें हैं। लेकिन जब हम ये चीज़ें बता रहे होंगे तो हम देखेंगे कि अगर प्रश्न में मूल्यांकन वर्ड जुड़ा है तो हम क्या करेंगे, आधुनिक भारत और ये सारी चीज़ों को लॉर्ड डलहौजी को छोटा करके थोड़ा सा भूमिका देके फिर आधुनिक भारत को डिस्क्राइब कर देंगे, और फिर इसी का खंडन करेंगे, और खंडन करने के बाद एक निष्कर्ष देंगे जो कि हमारा मूल्यांकन बताएगा। समझ गए? तो ऐसे आपको एक फ्रेम क्रिएट कर लेना है कि अच्छा इसने क्या बातें कही हैं, ठीक। फिर आप देखोगे कि अगला आपका पॉइंट है क्या, कि लेखन शैली त्रुटि रहित हो। लेखन शैली त्रुटि रहित का क्या मतलब होता है? आप देखोगे कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो आंसर राइटिंग तो करते हैं, लेकिन उनकी लेखन शैली में काफ़ी त्रुटियां होती हैं। वो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने का उनकी उनको लिखना है तो की जैसे ऐसे लिखा जाता है, ठीक, तो वो क्या करेंगे, की ऐसे करके लिख देंगे, ऐसे, ठीक, ऐसे की लिख देंगे, तो ये गलत हो जाएगा आपका। क्लियर? कई बार वो क्या करते हैं, जैसे उनको लिखना है चिरांद, तो चिरांद उनको ऐसे लिखना था, ठीक है, लेकिन वो क्या करेंगे, चिरांद ऐसे लिख देंगे, ऐसे करके, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आप हमेशा कभी भी शब्दों की त्रुटियां मत करें, क्योंकि अगर आप शब्दों की त्रुटियां करते हो तो इससे एग्जामिनर को ये लगता है कि आपको अपनी ही भाषा अच्छी तरह से नहीं आती, तो आप दूसरों की भाषा को कैसे समझ सकते हो। आपके देखिए, आप जब प्रश्न आंसर उत्तर लिखते हो ना, तो आपके उत्तर से ही वो आपको यूपीएससी के पैमाने में खरा तौल लेते हैं। वो ये देख लेते हैं आपके एक एक उत्तर लेखन की लाइन से कि आपके अंतर्गत विचार क्या चल रहा है, आपकी भावना कैसी है,
आप किसी संप्रदाय, किसी जाति, किसी धर्म के प्रति कैसे भाव रखते हैं, क्या आप पूर्वाग्रह से रहित हैं, क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करते हैं, क्या आप झूठ बोलते हैं, या आप नैतिक हैं या अनैतिक हैं। कहने का मतलब वो सारे फीचर्स आपके उन्होंने उस सिर्फ 150 वर्ड के उत्तर में देख लेते हैं। यहाँ तक कि वो ये भी देख लेते हैं कि आप अपने उत्तर में दूरदर्शी हो या नहीं हो, क्या आप अपने उत्तर में सुझाव दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, क्या आप भविष्यगामी अप्रोच को अपनाते हो या नहीं अपनाते हो, आपकी जो तारतम्यता है, जो बोलने की शैली है, जो लिखावट है, उसमें एक प्रवाहवान बना है या नहीं बना है। ये सारी चीज़ें वो आपकी एड्रेस करते हैं। तो इसीलिए आप हमेशा अपना आंसर त्रुटि रहित बनाएं। कई बार आपने देखा होगा कि कई सारे स्टूडेंट्स ये जानते नहीं हैं कि ये वर्ड किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का है तो हमें इसको वहीं पे लिखना चाहिए। वो क्या करते हैं, उस वर्ड का हर जगह उपयोग करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जब भी आंसर लिखो तो पर्यायवाची शब्दों का उपयोग करो हिंदी में। जैसे आप कभी अगर कोई वर्ड लिख रहे हो तो बार बार आप जल यूज कर रहे हो, कहीं पर आप नीर यूज कर दो, कहीं पर आप तोय यूज कर दो, कहीं पर आप लिखते हो निम्नांकित है, कहीं पर आप लिखते हो निम्नलिखित है, कहीं पर आप लिखते हो अग्रलिखित है, कहीं पर आप लिखते हो उपरोक्त है, कहीं पर आप लिखते हो तदुपरांत है। कहने का मतलब आप इतने सारे पर्यायवाची याद करो हर एक वर्ड के। कभी कभी आप लिख देते हो उपर्युक्त, कभी लिखते हो उपरोक्त, कभी आप लिखते हो निष्कर्षता, कभी लिखते हो अतः, कभी कहते हो कि तथागत। ये सारी चीज़ें या यथावत या स्मरणीय, इन वर्डों को आपको याद करना है। क्यों? क्योंकि जब आप पैरा चेंज करते हो ना, तो पैरा चेंज करते समय ये वर्डों की काफ़ी भूमिका होती है आपकी उस अंतिम लाइन से पैरा की प्रारंभिक लाइन को जोड़ने में, जिससे आपका उत्तर एक तारतम्यता दर्शाता है और आपकी भाषा शैली जो हो जाती है वो काफ़ी सरल हो जाती है। समझ गए? तो आप ऐसे पर्यायवाची शब्दों का उपयोग करें। कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, जब मैं आंसर राइटिंग की क्लास अपने उसमें चेक करता हूँ तो वो बार बार क्या करते हैं, पैरा चेंज करते रहते हैं। देखिए, अगर आपने हिंदी मीडियम में हिंदी व्याकरण का काफ़ी अध्ययन किया है तो आपको पता होगा कि पैरा हमें कहाँ चेंज करना होता है, कहाँ नहीं चेंज करना होता है। आप जानते हो कि पैरा का मतलब होता है कि आपने अपनी पूरी बात वहाँ पे कह दी है। समझ गए? अब आपने क्या, जैसे आपने क्वेश्चन देखा ना, लॉर्ड डलहौजी ने आधुनिक भारत की नींव रखी, तो आप पहले इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दो, फिर आप पैरा चेंज करो। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन में 3 पैरा बनेंगे। एक तो ये कि इस प्रश्न का पैरा जो आप एक्सप्लेन करोगे, दूसरा इस प्रश्न का काउंटर पैरा, और तीसरा आपका निष्कर्ष। यानी कि इसमें टोटल 3 पैरा आएंगे। आप इसमें 13 पैरा मत डाल दीजिए। क्लियर? और आप जब भी लिखें, जैसे कि कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, वो जब आंसर राइटिंग करते हैं तो किसी ना किसी पेज में वो लिखते रहते हैं। वो कोई भी पेज उठा लेंगे और सोचेंगे अरे क्या है, इस घर की ही तो बात है, हम लिख लेते हैं। तो आप ऐसा मत कीजिए। आप जब भी लिखें वाइट पेपर A4 का, देखिए एक तो बंडल एक्स्ट्रा ही लगेंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने आए हो तो पैसा थोड़ा आपको खर्च करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका कंपटीशन ऑलरेडी उनसे है जो इन सारी बेसिक चीज़ों को फॉलो करते ही हैं। तो आप देखोगे, आप एक A4 के पेपर में ऐसे पेन से अपनी लाइन को ड्रा कर लिया करें यहाँ पे, और ऊपर एक लाइन ऐसे कर दिया करें। जब आप ऐसे करेंगे ना, तो यहाँ पे कोशिश ये करें कि आप केवल 7 वर्ड लिखें। जब आप 7 वर्ड लिखेंगे तो आपका ये पूरा पेज, ठीक है, और उस तरफ का आधा पेज, समझ गए? इस तरफ का पूरा पेज और उस तरफ का आधा पेज अगर आता है तो वो आपको 150 वर्ड दर्शा देगा कि हाँ ये 150 वर्ड पे लिखा गया है। क्लियर? तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, उम्मीद है। फिर आप देखोगे कि भाषा शैली कैसी रखनी चाहिए। कई बार कई सारे स्टूडेंट्स या कई सारे टॉपर्स या कई सारे टीचर इस बात का सही आंसर नहीं दे पाते कि आखिरकार हमें भाषा शैली का प्रयोग कैसा करना चाहिए। तो आप अपनी जो भाषा शैली रखें वो बिल्कुल, जब जीएस का पेपर लिख रहे हों तो न्यूज़पेपर के संपादकीय की तरह रखें, और जब आप ऑप्शनल अपना लिख रहे हों तो एक स्कॉलर की तरह लिखें। क्यों? क्योंकि यूपीएससी आपसे इन्हीं चीज़ों की डिमांड करती है कि आपके अंदर वो दोनों गुण होने चाहिए। मतलब कि जब आप आम जनजीवन के लोगों से, आम लोगों से जब मिलने जाओ तो आप वहाँ पे अंग्रेजी मत झाड़ो।
आप वहाँ पे उनकी लोकल लैंग्वेज में बात करो, आप उनके उन्हीं के कल्चर के हिसाब से बात करो, उनको ये फील हो कि जो कलेक्टर साहब हैं वो हमारे अपने हैं। समझ गए? इसीलिए आप देखोगे न्यूज़पेपर जो होता है वो रिक्शा वाला भी पढ़ लेता है और हम जैसे लोग भी पढ़ते हैं, ठीक। लेकिन जब आप अपना ऑप्शनल लिखो तो उसमें स्कॉलरशिप का अपने परिचय दो कि आप वाकई में विद्वान हो। मतलब कि आपको ऑप्शनल में स्कॉलर की क्यों डिमांड कर रहा है कि जब आप बड़े से बड़े लीडर्स के साथ में या वर्ल्ड की कंट्री के जो सेक्रेटरी होते हैं या फॉरेन जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ जब आप डील करने जाओ तो उनको ये ना लगे कि ये बंदा गांव का एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है और आईएएस बन गया। उनको ये फील हो कि ये जो बंदा उनके सामने बैठा है ये काफ़ी स्कॉलर है। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको उसमें करनी पड़ेंगी, ठीक। फिर आप देखोगे कि आपका अगला टॉपिक क्या है, लेखनी पठनी हो। कई सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर लेखनी हमारी सही नहीं है, तो बिल्कुल भी आपको उसमें एक अच्छी साफ़ सुथरी राइटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपकी जो राइटिंग वो पठनी हो। पठनी का मतलब जैसे ये भाषा आपकी लिखी है तो आप समझ सकते हो, हाँ भाषा शैली सरल व तारतम्य हो। क्लियर? अब ज़रूरी नहीं आपका या ये पा लगे, बस ये कि हाँ उसको समझ में आना चाहिए कि आपने साफ लिखा। कई सारे लोग बिल्कुल ऐसे पता नहीं क्या लिख देते हैं, समझ में ही नहीं आता। तो ये चीज़ आपको देखना है। साथ ही आपका जो आंसर हो उसमें डायग्राम व रेखा चित्र हो। कई बार कई स्टूडेंट्स कहते हैं क्या सर हम सारे अपने आंसर में रेखा चित्र व डायग्राम का उपयोग करें? तो नहीं, सभी में आपको उपयोग नहीं करना होता है। जैसे आप जब ज्योग्राफी के आंसर राइटिंग करते हो तो उसमें आपको मैपिंग की ज़रूरत पड़ती है। जब आप हिस्ट्री के आंसर राइटिंग करते हो एंशिएंट इंडिया के किसी आर्ट एंड कल्चर से तो वहाँ पे आपको मैपिंग की ज़रूरत पड़ती है। जब आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई बात करते हो तो वहाँ पे आपको एक डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है। और जब आप इकोनॉमी की बात करते हो तो वहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट की ज़रूरत पड़ती है कि किस तरह से इकोनॉमी इतने साल में डिप्राइव हुई या इतने साल में इंक्रीज हुई। समझ गए? तो हर जगह हर टाइप का एक अलग उपयोग है। या आप कई बार जब कारण बताते हो कि इसके सांस्कृतिक राजनीतिक ये कारण है तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे आपको एक फ्लावर्स या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का एक डायग्राम आपको बनाना पड़ता है। जैसे कि आप में से कई सारे लोग बना देते होगे, ऐसे आपने गोला किया, आपने यहाँ पे ऐसे करके कई सारी चीज़ें पॉइंट दे दिया कि ये सांस्कृतिक है, ये आर्थिक है, ये राजनीतिक है, ये समसामयिक है और ये क्या है, कोई भी कारण आप लिख सकते हो, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक कारण। समझ गए? ऐसे आपने फ्लो चार्ट बना दिया और इसी में एक एक पॉइंट लिख दिए और फिर इन्हीं में से किसी एक दो को डिस्क्राइब कर दिया। ये भी एक तरीका होता है। समझ गए? तो आप जैसे जैसे हमें प्रश्न लिख कर दोगे वहाँ वहाँ हम बताते रहेंगे कि आपको कहाँ पे डायग्राम बनाना है, कहाँ पे फ्लो चार्ट बनाना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको इस फील्ड पे काफ़ी महारत हासिल हो जाएगी। क्लियर? फिर आप देखिए कि आपका दूसरा पार्ट क्या है कि कई सारे लोग कई ऐसे तथ्य और तर्क देते हैं कि जो गलत होते हैं। तो आप कोशिश करिए कि तथ्य गलत ना हो। जैसे कई बार आप देखेंगे कई सारे लोग भावनाओं में आकर कह देते हैं कि ये फला स्टेटमेंट महात्मा गांधी का है, जबकि वो स्टेटमेंट हो सकता है एपीजे अब्दुल कलाम का हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल का हो। और अगर आपको नहीं पता है, मान लीजिए जैसे कल मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो उसमें किसी ने मुझसे पूछा कि ये स्टेटमेंट किसका है, तो वो आपको याद नहीं रखना। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। क्लियर? अब आपको वो फैक्ट नहीं याद है और आपने वहाँ पे दूसरे का नाम डाल दिया तो आपने क्या किया कि आप जानकारी न होने पर भी गलत कदम उठा सकते हो। यानी कि आप यूपीएससी के अंतर्गत जब जाओगे, जब कलेक्टर बनोगे और आपको भले ही ना पता हो कि मूल घटना क्या है या मूल इस प्रॉब्लम का जिम्मेवार कौन है, आप दूसरे को दोषी करार दे दोगे। समझ गए? इसीलिए आपको गलत तथ्यों को नहीं डालना है, क्योंकि गलत तथ्यों से आपकी इमेज क्रिएट होती है जो ये दर्शा देती है कि आपने ये गलती की है। क्लियर? उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हम अगले पार्ट में बाकी की बातों को स्टडी करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है? तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।